हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में देखेंगे जिन बच्चों ने पाटलिपुत्रा का एग्ज़ाम दिया था ना, उनका क्वेश्चन पेपर देखिए आप कोई भी यूनिवर्सिटी से होंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया हुआ है बीएससी पेपर के रूप में, तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया उसको ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि क्वेश्चन का आइडिया आपको जब तक नहीं रहेगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखिए सबके लिए ये नया है, इसलिए आपको क्वेश्चन का आइडिया होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, आपने क्या पढ़ा है और आपने क्या कमियां रखी है अपने अंदर, यानी जिस चीज़ को आपने नहीं पढ़ा है तो उसको भी कवर अप कीजिए। और हमारी कोशिश रहेगी जो भी चीज़ें बची होंगी उनको भी हम कराते चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या संघीय लक्षण नहीं है। यानी ये बोल रहा है कि संघीय लक्षण क्या नहीं है। तो संघीय लक्षण का मतलब ये होता है ना बच्चों कि संघ का लक्षण, संघ का मतलब होता है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही सम्मिलित होते हैं, उसी को संघ बोलते हैं। जैसे कि भारत में अभी सीधा देखिए ना, संघीय प्रणाली चलती है, तो उसका लक्षण क्या है? शक्तियों का पृथक्करण बिल्कुल होता है, इसमें होता है, शक्ति पृथक्कृत होती है, राज्य और केंद्र के पास शक्ति का आवंटन होता है या बटा हुआ होता है। उसके बाद देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका भी होती है इसमें। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता होती है, लेकिन राष्ट्र ध्वज का पृथक्करण नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। यानी संघीय व्यवस्था जो है इसकी क्या विशेषता नहीं होती है, वही चीज़ आपसे पूछा था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अवशेष शक्तियाँ किसके पास होती है। तो इसका जानते हैं राज्य और केंद्र दोनों के पास नहीं होता है, इसलिए इसका सही उत्तर आप देखिएगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में निहित है। यानी मौलिक कर्तव्य की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है और अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में है, यही चीज़ पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा, सही देखिए, भाग 4 का ओ और अनुच्छेद 51 का ओ में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यानी भाग 4 के ए में इसको जोड़ा गया, किसको? मौलिक कर्तव्य को, और आर्टिकल 51 का ए में। ठीक है, इसको हम पढ़ाए थे, आपने पढ़ा भी होगा कि मौलिक कर्तव्य कहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव में भी हम कराए हुए थे, इसीलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र का कौन सा प्रकार प्रजातंत्र के संस्थान पर बल देता है। यानी कि प्रजातंत्र का वह कौन सा प्रकार है जो प्रजातंत्र के संस्थान पर बल देता है। प्रजातंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब आप समझिए, डेमोक्रेसी जो है ना, इसमें बोला जाता है कि डेमोक्रेसी जो होता है वो जनता के लिए और जनता मतलब जनता का और जनता के लिए शासन के रूप में होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है इसमें क्या जो होता है जो इस प्रजातंत्र के संस्थान पर बल देता है, यानी कि प्रजातंत्र का एक तरह से लक्षण है, यही आपसे पूछ रहा है। प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र होता है, आधिकारिक प्रजातंत्र होता है और सामाजिक प्रजातंत्र होता है। तो देखिए अगर हमारे हिसाब से चलिएगा तो ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर, लेकिन आयोग क्या मानती है इसके ऊपर छोड़ना होगा। ठीक है, इसीलिए ये आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए, किस राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण माना जाता है। भारत के बारे में आप जानते होंगे, सेकुलर शब्द के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? भारत है। इसको हम पढ़ाए भी थे, आपको धर्मनिरपेक्षता का कंसेप्ट बताए थे ना, तो वहीं पे आपको बताए थे भारत के संविधान के किसमें प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का वर्णन किया गया है, तो भारत होगा इसका सही। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सर्वधर्म समभाव जो है ना, सर्वधर्म समभाव का अर्थ क्या होता है? किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर यही होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, यानी कि सर्वधर्म समभाव का मतलब होता है ना कि सभी धर्म का हम लोगों को सम्मान करना चाहिए और कोई भी व्यक्ति, चाहे हम हो आप हो, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। भारत के मतलब रिस्पेक्ट, मतलब भारत के अथी में देखिएगा तो ये यही है इसका मतलब। ठीक है, कि आप किसी भी धर्म को अपनाइए, किसी भी धर्म का पालन कीजिए, यही होता है सर्वधर्म समभाव। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रस्तावना में एकता और अखंडता शब्द को कब मतलब जोड़ा गया, यही पूछ रहा है आपसे। तो ये देखिए 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसी में इसको भारत के प्रस्तावना में अखंडता और एकता शब्द को जोड़ा गया था। हम आपको बताए थे 3 शब्द जोड़ा गया था इसमें। प्रस्तावना में एकमात्र जो है, एक तरह से आप यूँ कहें तो इसमें कुछ चीज़ें जो जोड़ी गई है प्रस्तावना में एकमात्र बार, कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यानी प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है जिसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था।
क्या, तो हम आपको फिर से बता देते, 100 प याद कराए थे। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता का मतलब था एकता, पंथ निरपेक्ष का मतलब था धर्मनिरपेक्षता, और समाजवाद का मतलब आप जान ही रहे हैं। तो यही 3 शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। हम देखिए इसको भी पढ़ाए हैं किस में जानते हैं, आप देखिएगा जाके प्लेलिस्ट में, तो हम वहाँ पे पढ़ाए थे किस में, तो देखिए वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के मूल्य जो है ना, उसमें हम इसके प्रस्तावना के बारे में पढ़ाए थे। उसमें क्या क्या चर्चा है, देखिए कोई भी चीज़ को पढ़ाए हैं तो देखिएगा क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट वहाँ से आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है, ठीक है। तो उसको जरूर आप पढ़िएगा, ठीक। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, कि आपसे बोल रहा है कि सामाजिक न्याय की संबंधता किससे है, यानी कि सामाजिक न्याय किससे संबंधित होता है, यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। इसके ऑप्शन को देखिएगा ना, तो सही इसका उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा। समाज में किसको और क्या मिलना चाहिए, यही सामाजिक न्याय में बताया जाता है। सामाजिक न्याय के बारे में हम आपको पढ़ाए थे। न्याय 3 तरह का होता है जिसको आपको पढ़ना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तीनों को देख लीजिएगा, फिर से रिवीजन कीजिए। देखिए जो जो चीज़ बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है उसको जरूर कर लीजिए। देखिए सामाजिक न्याय आपने 5 बार पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और पढ़ लीजिए। इसका मतलब ये होता है ना, समाज में रहने वाला हर एक व्यक्ति को समान अधिकार है, उसके ना तो जाति के आधार पर, ना ही लिंग के आधार पर, ना ही उसके धर्म के आधार पर उससे कोई भेदभाव किया जाएगा। यही होता है सामाजिक न्याय, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता की अवधारणा पर कौन सा कथन सही है, यानी समानता की बात करने वाला जो है संविधान, उसमें कौन सी अवधारणाएं सही है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ना बच्चों, समानता का अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को के लिए है। यानी समानता का मतलब होता है ना कि सभी भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सब समान है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। भारतीय संविधान में इस बात की चर्चा है कि उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक। इसको याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा धर्म जो है ना, धर्म शब्द का अर्थ नहीं है, यानी जो धर्म होता है ना उसका अर्थ नहीं है, कौन सा शब्द। तो इसका सही उत्तर आपको डायरेक्ट हम उत्तर बता देते हैं, अप्राकृतिकता, ठीक है। ये जो है ना, ये धर्म शब्द का अर्थ नहीं होता। अब चलिए देखते हैं हम लोग सेक्शन बी में, जो कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कि आपसे किस तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया और हमने कुछ पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, और यह हमको क्या पढ़ाना है वो अभी हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन में जुड़े मौलिक कर्तव्य का परीक्षण कीजिए, यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको लिखना था, ठीक है। तो ये तो हम पढ़ाए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, संविधान में न्याय की महत्ता पर का वर्णन करें, या न्याय के बारे में बताइए। इसमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, ये माफ़ कीजिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों न्याय के बारे में बताना था, यानी जस्टिस जो हम पढ़ाए थे उसी को पूछा था ये, ठीक है। विधि के शासन का अर्थ और क्षेत्र की व्याख्या करें, इसको अभी हम पढ़ाए थे, रूल ऑफ लॉ के बारे में हम पढ़ाए हैं, देखिएगा दूसरा या तीसरा वीडियो इसी पे है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संविधान में आस्था और विश्वास के अंतर को स्पष्ट कीजिए, इसको नहीं पढ़ाएं, इसको पढ़ा देंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में गरिमा के अधिकार की विवेचना कीजिए, इसको भी पढ़ा देंगे, ठीक है। समाजवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, यानी समाजवाद को भी पढ़ा देंगे। और फिर आपको मौलिक अधिकार, और जब आपको पढ़ाएंगे ना तो ये आपका क्वेश्चन वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और भारतीय संविधान में आस्था और विश्वास को भी हम पढ़ा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन था भारतीय, ये देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था, प्राचीन भारत में कर्तव्य चेतना से आप क्या समझते हैं, यानी कि प्राचीन भारत में कर्तव्य चेतना का क्या अवधारणा था उसको बताना था। संवैधानिक मूल्य के रूप में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की विवेचना करें, यानी धर्मनिरपेक्षता के बारे में आपको चर्चा करना था, जो कि पढ़ाया हुआ ये टॉपिक है, ठीक है। सेकुलर वाला जो टॉपिक हम पढ़ाए हैं, धर्मनिरपेक्षता, देखिएगा उसी से यहाँ पे क्वेश्चन था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संवैधानिक मूल्य निहित की विवेचना करें, यानी जो आपको बताए थे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, यानी संवैधानिक मूल्य के बारे में आपको बताए थे भारतीय संविधान का, वहीं से ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हर एक राइज हुआ है वहीं से जहाँ से आप पढ़े हैं या पढ़ाया गया है आपको। मौलिक कर्तव्य में औचित्य की अवधारणा का वर्णन करें, ये हम नहीं पढ़ाए हैं, इसको पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारतीय ये माफ कीजिए, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में क्या कदम उठाए गए हैं, यानी सामाजिक न्याय के बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। तो इतना क्वेश्चन आप देखिए, खुद ही देखिए, आप मिलाइएगा कि आपसे कितना बन पाता है, और जो नहीं बन पाता है ना उसके ऊपर अब हम लोग धीरे धीरे काम करेंगे। लेकिन देखिएगा आपका सिलेबस जिस तरह से कंप्लीट हम कराए हैं उससे लगभग यानी
टू 85% क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन 15% नहीं बन रहा है। ये बात हम भी स्वीकार करते हैं कि 15-20% आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, जरूर नहीं बनेगा, लेकिन वो चीज़ अभी हम कंप्लीट नहीं कराएं तो उसको करा देंगे। क्वेश्चन को आप देख लिए होंगे, इसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ऑब्जेक्टिव इसका जल्द ला देंगे, सब्जेक्टिव जो चल रहा है उसको भी कराते चलेंगे। ठीक है, आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।